हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की सीरीज देख रहे हैं। और आज हम हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्न प्रीवियस ईयरों तक पूछे गए हैं उनको ही देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने वही प्रश्न रखे हैं जो आगामी परीक्षाओं में जिनसे संबंधित प्रश्न पूछने के अधिक चांस रहते हैं। और इसमें मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को छांट करके इस वीडियो में रखा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनते हैं। इस परिवर्तन को कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे ओ या आ के बाद ई उ और री आता है तो ई के स्थान पे ए हो जाता है, उ के स्थान पे ओ हो जाता है और री के स्थान पे अर हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सी संधि होती है। तो इसमें जब ए ओ और अर होता है तो वहाँ पर जो संधि होती है वह होती है गुण संधि। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अब इसमें पूछा हुआ है एक अयादि संधि। अयादि संधि कब होती है? यदि ए और ऐ, ठीक हो गया, यदि ए ऐ और ओ के बाद ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक हो गया, ए ऐ ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पे हो जाता है ऐ। ठीक हो गया। ए के स्थान पे ऐ हो जाएगा और ऐ के स्थान पे हो जाएगा आई। ऐ के स्थान पे आई हो जाएगा और ओ के स्थान पे औ हो जाता है और औ के स्थान पे आओ हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर होती है आपकी अयादि संधि। ठीक हो गया। उसके अलावा हम अन्य संधि को भी देखते हैं। उसको एक बार मिटा लेते हैं। अन्य संधि में क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहाँ पर होती है? जहाँ पर भी ओ आ ई के बाद ओ आ ई ही आए। ठीक हो गया। ओ आ के बाद ओ आ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, तो वहाँ पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। ओ आ का हो जाता है आ। ठीक हो गया। और ई का हो जाता है बड़ी और उ का हो जाता है बड़ा। ठीक हो गया। वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वहाँ पर हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। उसके बाद एक आता है यण संधि। अब यण संधि पहचानने के लिए सिंपल सा है। अधिकतर 90% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बीच में आधा अक्षर आ जाएगा। जैसे अध्याय। ठीक है। अध्याय जो है, अध्याय में जो संधि है वह कौन सी हो जाती है? वह हो जाएगी यण संधि। ठीक हो गया। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। जब ई और ई, उ और उ और री, ठीक हो गया, ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए यानी कि कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर ई के स्थान पे हो जाता है क्या? यो। और उ के स्थान पे हो जाता है वो और री के स्थान पे हो जाता है रॉ। वहाँ पर हो जाएगी कौन सी संधि? यण संधि। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अध्याय। ठीक हो गया। अध्याय में अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा अधि धन आय। ठीक हो गया। अधि धन इसका आय हो जाएगा। जैसे देखते हैं इसको हम, अध्याय को अगर तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा अधि धन आय। ठीक हो गया। इसका हो जाएगा अधि धन आय, अधि धन आय, अधि धन आय यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कौन सी मात्रा आई है? ई की, छोटी। और यहाँ पे भिन्न स्वर क्या आया है? आ आया है। ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाता है? इसका बन जाएगा क्या? ई का क्या बन जाएगा? कहा था यो बन जाएगा, कहा था। ठीक हो गया। तो ई का क्या बन जाएगा? आधा यो बन जाएगा। अब आधा यो बनेगा तो अध्याय का अधि धन आय करेंगे और यहाँ से क्या ले लिया? ई ले लिया और यहाँ से आ ले लिया तो क्या बन गया? इसका यो बन गया। तो यो बन गया तो क्या हो जाएगा? अध।
ठीक हो गया। अगर ध में से ई की मात्रा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ही बचेगा ना, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से पूर्ण होते हैं। अब इसमें से हमने ई निकाल दिया तो आधा ही ध बच गया, और यहाँ से य ले लेंगे, ठीक हो गया, यहाँ से य ले लेंगे या यो, ठीक हो गया, अध्याय। तो इस प्रकार से होते हैं संधि। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अन्य को भी देखते हैं। ठीक है क्या, और उसमें हमारा इसके बाद एक और बच जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि अ आ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए ऐ ओ औ या ऐ आए तो क्या हो जाएगा, ए का ऐ हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। ठीक हो क्या, तो वह संधि कौन सी हो जाएगी, वह संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। उसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी कह रहा है तो इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा अधः पतन। ठीक हो क्या, ये क्या है, इसमें से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस प्रकार का वाक्य है। अब क्या पूछ रहा है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे कह रहा है, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी से क्या कह रहा है कि उसकी इच्छा है कि ईश्वर उसको क्या रखे, स्वस्थ रखे, यानी कि उसको सफलता दे, मतलब अपनी इच्छा वह व्यक्त कर रहा है। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, यह वाक्य हो जाएगा इच्छा वाचक, क्योंकि उसकी इच्छा है कि ईश्वर उसको क्या दे, सफलता दे। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा इच्छा वाचक। उसके बाद है कारक के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो यह होता है विभावना अलंकार का लक्षण होता है। विभावना अलंकार में क्या होता है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उस अलंकार को कहते हैं विभावना अलंकार। उसके बाद है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है कमल। कमल किसका पर्यायवाची होता है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद है सत धन भावना। तो सत धन भावना को मिला करके जो शब्द बनता है वह बनता है सद भावना। ठीक हो गया, तो मैं कौन सी संधि है। अब यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पर भी क्या है, पहला शब्द व्यंजन है। ठीक हो गया, अब व्यंजन संधि अगर दोनों जगह व्यंजन है तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक हो गया, अब स्वर संधि अगर यहाँ पे होती, अगर यहाँ पर भी स्वर होता है, ठीक हो गया, स्वर संधि में क्या होता है कि शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, हमेशा स्वर होना चाहिए, इसीलिए उसमें क्या होगी, स्वर संधि होगी। लेकिन अगर पहला या अंतिम वर्ण में से कोई भी अगर व्यंजन हो जाएगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी, या दोनों ही व्यंजन होंगे तो फिर भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो उसी प्रकार सद्भावना में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद है कोयलों की दलाली में हाथ काली लोकोक्ति का अर्थ है। तो कोयलों की दलाली में हाथ काली, मतलब कोयल कैसा होता है, काला होता है। अब काले लोगों की दलाली करेंगे तो खुद के भी हाथ क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, इसका यही अभिप्राय है। तो इसमें होगा कि बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। ठीक हो गया, यानी कि बुरे का अगर साथ करोगे तो हमेशा तुम्हारा भी क्या होगा, बुरा ही होगा। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अगर इसी में पूछ देता कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक होगा, 10 जनवरी कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये प्रश्न ऊपर आ गया, 2 बार हो गया, तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है मूर्धन्य। ठीक हो गया, यानी कि मूर्धा ध्वनि है। ठीक हो गया, अब इसको समझते हैं कैसे। जो क वर्ग है, क ख ग घ ङ, इसमें कौन सी होती है, कंठ। ठीक हो गया, जैसे हम देखते हैं, जैसे एक अब ऐसी बना लेते हैं। ठीक हो गया, ऐसे नाम मात्र का इंसान कोई, इसका सर है, ये गला हो गया। ठीक हो गया, कोई भी अगर हम शब्द किसी भी चीज़ को अगर बोलते हैं तो सबसे पहले कहाँ से ऊपर को आएगा, वो
गले से आएगा, ठीक हो गया। तो जो क वर्ग होगा वह कहाँ से निकलेगा, वह निकलेगा कंठ से, ठीक हो गया। क वर्ग जो भी होगा वो निकलेगा कंठ से। उसके बाद आता है चौ वर्ग। चौ वर्ग जो निकलेगा वह इस वाले हिस्से से निकलेगा, इसको कहते हैं तालव्य, ठीक हो गया। चौ वर्ग कहाँ से निकलेगा, तालव्य से, ठीक हो गया। उसके बाद आता है टौ वर्ग। टौ वर्ग जो निकलता है वह जीव का जो ये भाग है आगे वाला, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, पीछू को ऐसे मुड़ जाता है, तो इसी को कहते हैं मूर्धन्य या मूर्धा, ठीक हो गया। तो जो टौ वर्ग है वह कौन सा हो जाएगा, उसमें जो ध्वनि निकलेगी वह कौन सी निकलेगी, मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे। तो इसी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, कौन सा, कि मूर्धन्य ध्वनि, यानी कि मूर्धन्य ध्वनि टौ ठौ डौ डौ, टौ ठौ डौ और ढ क्या है, मूर्धन्य ध्वनि है। उसके बाद तौ को देख लेते हैं, ठीक हो गया। तौ कौन सा हो जाएगा, तौ थौ दौ धौ, ठीक हो गया, ये हो जाएंगे दंते, ठीक हो गया। तौ थौ दौ धौ कौन से हो जाएंगे, दंते हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और बचता है पौ वर्ग। पौ फौ बौ भ, पौ फौ ब और भ। पौ फौ ब भ जो निकलेगा ये निकलेंगे ओष्ठ से, ठीक हो गया। क ख निकलेगा कंठ से, चौ छ निकलेगा तालव्य से, टौ ठौ निकलेगा मूर्धा से, तौ थौ निकलेगा दंत से, और पौ फौ ब भ म निकलेगा ओष्ठ से, ठीक हो गया। इसको भी हमने देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो जो 351 है इसमें वर्णन किया गया है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी संघ की भाषा होगी यह बताया गया है 343 में, ठीक हो गया। ये बताया गया है 343 में, और 351 में बताया गया है कि हिंदी के विकास के निर्देश इसमें दिए गए हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखते हैं, रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ। दूसरा है बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। तीसरा है बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ। और चौथा है पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। अब इसमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इनमें से सबसे जो सटीक बोला जा रहा है वह जा रहा है बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ख हो जाएगा, कि जो शुद्ध वाक्य है बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ है। उसके बाद है आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास का अर्थ है। तो जो आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, इसका जो अर्थ है वह है मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक हो गया। आए थे हरि भजन को, मतलब हरि के भजन, भगवान के भजन करने के लिए तो आए थे, लेकिन ओठने लगे कपास, कपास को क्या करने लगे, ओढ़ने लगे। तो इसमें जो मुख्य कार्य है वह तो किया नहीं, लेकिन कुछ अन्य कार्य में हम लग गए। तो इसका सही यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो जो पंक्ति है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो इसके रचयिता हैं उसको देखते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या, ठीक हो गया। तो इसका जो एक कविता है, ये जो कविता की जो पंक्तियां हैं, काव्य की जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों के जो राइटर हैं यानी कि जो लेखक हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। तो तन मन धन से, ठीक हो गया, तन मन धन से, यहाँ पर उसके बाद लगेगा कॉमा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो इसमें जो वह विराम चिन्ह लगेगा वह लगेगा कॉमा और कौन सा, ये वाला, ठीक हो गया। यानी कि इसको कहते हैं अल्प विराम और इसको कहते हैं पूर्ण विराम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, यहाँ पे लगेगा अल्प विराम और यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम। उसके बाद है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखांचित कौन सा है, ठीक हो गया। यानी कि महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है वह है अतीत के चलचित्र। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आंतरिक तथा बाह्य स्रोत से यह ज्ञात हुआ है कि संवत कब
1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को सिही नामक ग्राम यानी कि सिही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक कौन था, उस बालक का नाम क्या था? तो जो सिही में जन्म हुआ है वह जन्म किसका हुआ था? सूरदास का। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, यानी कि जो बीमारी ठीक नहीं होगी, असंभव है उस बीमारी का ठीक होना, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो उस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? असाध्य। ठीक हो गया। कहते हैं ना असाध्य रोग लग गया, यानी कि यह बीमारी अब ठीक हो ही नहीं सकती है। ठीक हो गया। तो उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य। उसके बाद है प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जहां पर 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ठीक हो गया। वह स्वर क्या हो जाएगा? वह स्वर हो जाएंगे प्लुत स्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पे प्लुत स्वर कैसे होते हैं? इस प्रकार से जहाँ पर बना होगा ये 3 जैसा। ठीक होगा। यहाँ ऐसे या एस प्रकार से ऐसे। संस्कृत में ज़्यादा इन चिन्हों का क्या किया जाता है? इस स्वर का यूज किया जाता है। ठीक है। और जो एक मात्रा का समय जिनको बोलने में लगता है उसको कहते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक हो गया। और जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसमें कहते हैं दीर्घ स्वर। और 3 मात्रा का समय यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक जिसको बोलने में समय लगता है उसको कहा जाता है प्लुत स्वर। उसके बाद है मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी, यह रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो शेखर एक जीवनी रचना है किसकी? अज्ञेय जी की, यानी कि ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्सायन, अज्ञेय। ठीक हो गया। इनकी रचना कौन सी है? शेखर एक जीवनी है। तो कभी कभी पूछ देता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्सायन। किसका पूरा नाम है? अज्ञेय जी का पूरा नाम है। उसके बाद है से। ठीक हो गया। से यानी कि अलगाव होना, चिन्ह कौन से कारक का है? ठीक हो गया। तो जो से का अलगाव यानी कि जो अलग होने का भाव जिसमें होता है वह होता है अपादान कारक में। ठीक हो गया। अब कारक चिन्ह देखते हैं हम एक बार, शॉर्ट में इसको समझते हैं। पहले आता है कर्ता ने। ठीक हो गया। कर्ता ने, कर्ता ने जहाँ पर आता है वह क्या होता है? क्रिया को करने वाला जहाँ पर होगा वह कौन होगा? कर्ता होगा। उसके बाद है कर्म, कर्म को। ठीक हो गया। कर्ता ने कर्म को, कर्म को होगा क्रिया से प्रभावित होने वाला जो होगा उसको कहेंगे कर्म कारक। उसके बाद आता है करण कारक। करण कारक का जो चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसमें क्या होता है? क्रिया का साधन या उपकरण। ठीक हो गया। जो क्रिया करने का जो साधन होगा या जो उपकरण होगा उसका जहाँ पर हमें बोध हो रहा होगा वहाँ पर करण कारक होगा। फिर उसके बाद आता है करण कारक के बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है कि उसका जो चिन्ह होता है वो होता है को या के लिए। ठीक हो गया। कहाँ पर होता है? जिसके लिए क्रिया हो या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ पे कौन सी क्रिया, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? वहाँ पर कारक होगा संप्रदान कारक। और जो अपादान कारक होता है उसका चिन्ह होता है से। और अपादान कारक में क्या होगा? अलगाव का भाव होगा या अलग होने का भाव होगा, वहाँ पर होता है अपादान कारक। और संबंध कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ठीक हो गया। 2 पदों का संबंध जहाँ पर आपस में बताया जाएगा वहाँ पर होगा संबंध कारक। उसके बाद होता है अधिकरण। अधिकरण में होता है मैं या पर। ठीक हो गया। अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है मैं या पर। क्रिया के
आधार का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पे कहते हैं अधिकरण कारक। उसके बाद आता है संबोधन कारक, जहाँ पर किसी को संबोधित करने का भाव होगा, जैसे हे राम, अरे, ठीक हो गया, हे, अरे, ओ, ठीक हो गया, ऐसे जहाँ पे होंगे वहाँ पर होंगे संबोधन कारक। ठीक हो गया, हमने कारक और कारक चिन्ह को शॉर्ट में एक बार देख लिया है। तो इसके जैसे याद करने के लिए कैसा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी नानेनी अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे ओ। ठीक हो गया, तो ये कितने होते हैं जो कारक चिन्ह वो होते हैं 8 कारक चिन्ह होते हैं। उसके बाद है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो जो विस्मय स्थायी भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर जो रस होता है वह होता है अद्भुत रस। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, अद्भुत रस। उसके बाद है संस्कृत का विशेषण है। जो संस्कृत शब्द है इसका जो विशेषण है वह हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। ठीक हो गया, सांस्कृतिक एक शब्द है, उसकी संस्कृत का विशेषण रूप है सांस्कृतिक। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है। उसके बाद है गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि को बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो जहाँ पर भी गुण, दोष, रंग, आकार, दशा का बोध हमें होता है वहाँ पर जो विशेषण होते हैं वह होते हैं गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और परिमाणवाचक विशेषण में कहीं पर भी किसी चीज़ का परिमाण यानी कि माप तोल से इसका संबंध है। संख्यावाचक में क्या होगा, उसको हम गिन सकते हैं। और संकेतवाचक में क्या होता है, किसी चीज़ की ओर संकेत जहाँ पे किया जाएगा उसको कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। जो जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वह कहलाते हैं हमेशा सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब ही होता है सभी नाम, और संज्ञा का मतलब होता है नाम, और सर्वनाम का मतलब होता है सभी नाम। जैसे कहीं पे हमने कह दिया कि राम अच्छा लड़का है। ठीक हो गया, अब राम की जगह राम न बोल करके हम बोल देंगे क्या, वह अच्छा लड़का है। ठीक हो गया, तो जो संज्ञा है उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, उसके लिए वह शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक हो गया, तो उसी को कहते हैं सर्वनाम। तो ये थे हमारे चुनिंदा हिंदी भाषा से कुछ प्रश्न उत्तर जो 9 तारीख के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें हमने लगभग सभी पार्ट को कवर किया हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।